क्या आप जानते हैं कि एक हवाई जहाज अगर अपनी दिशा से सिर्फ 2 डिग्री मुड़ जाए तो वह अपनी मंजिल से सैकड़ों मील दूर किसी दूसरे देश में पहुंच जाता है। ठीक यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। अक्सर हम सोचते हैं कि बड़ी सफलता पाने के लिए हमें बहुत बड़े बदलाव करने होंगे, लेकिन सच तो यह है कि आपकी आज की 1% की छोटी सी आदत तय करेगी कि आने वाले 5 साल बाद आप एक विनर होंगे या फिर एक लूजर। नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं इंटरनल ऑडियो ज्ञान, जहां हम किताबों के पन्नों से आपके जीवन के लिए कीमती ज्ञान विजडम निकालते हैं। आज हम एक ऐसी किताब का सारांश समरी शुरू कर रहे हैं जिसने दुनिया के सबसे सफल एथलीट्स, बिजनेसमैन और लीडर्स की जिंदगी बदल दी है, एटॉमिक हैबिट्स, जिसे लिखा है जेम्स क्लियर ने। अगर आप भी अपनी पुरानी और बुरी आदतों से परेशान हैं या फिर एक नया और बेहतर इंसान बनना चाहते हैं तो इस ऑडियो सीरीज का एक शब्द आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। इसे सिर्फ सुनिए मत, इसे महसूस कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। एटॉमिक हैबिट्स, छोटी आदतें, बड़े नतीजे। अगर आप अपनी सोच बदलना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ ज्ञान सिर्फ सुनाया नहीं, समझाया जाता है। चैप्टर 1, छोटी आदतों की जादुई ताकत, द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। दोस्तों, अक्सर हमें लगता है कि जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए हमें कोई बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। हमें लगता है कि अगर वजन कम करना है तो एक ही दिन में घंटों पसीना बहाना होगा, या अगर बिजनेस शुरू करना है तो रातों रात कोई बड़ा चमत्कार करना होगा। लेकिन जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स के पहले ही चैप्टर में इस सोच को पूरी तरह बदल देते हैं। वे कहते हैं कि बड़ी सफलता रातों रात नहीं मिलती, बल्कि यह उन छोटे छोटे बदलावों का नतीजा है जिन्हें हम अपनी रोजाना की जिंदगी में अपनाते हैं। 1% का जादुई गणित, द पावर ऑफ 1%। लेखक एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला देते हैं। वे कहते हैं कि अगर आप खुद को हर रोज सिर्फ 1% बेहतर बनाने की कोशिश करें तो आप सोच भी नहीं सकते कि साल के अंत में आप कहां पहुंचेंगे। गणित के हिसाब से देखें तो अगर आप रोज 1% बेहतर होते हैं तो 365 दिनों के बाद आप 37 गुना बेहतर इंसान बन चुके होंगे। इसे ऐसे समझें, एक छोटा सा चुनाव, जैसे कि रोज सिर्फ 10 मिनट किताब पढ़ना या 15 मिनट पैदल चलना, शुरुआत में बहुत मामूली लगता है, लेकिन जब यही छोटी आदत हफ्तों, महीनों और सालों तक चलती है तो यह एक बहुत बड़े पहाड़ जैसी सफलता में बदल जाती है। वहीं दूसरी ओर, अगर हम रोज 1% अपनी आदतों को बिगड़ने देते हैं तो धीरे धीरे हम अपनी काबिलियत को पूरी तरह खत्म कर लेते हैं। निराशा की घाटी, द वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। हम में से ज्यादातर लोग नई आदत क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि हमें तुरंत नतीजे, रिजल्ट्स नहीं दिखते। आप 3 दिन जिम जाते हैं और शीशे में देखते हैं तो कोई बदलाव नहीं दिखता। आप 4 दिन पढ़ाई करते हैं और टेस्ट देते हैं तो नंबर वही रहते हैं। जेम्स क्लियर इसे प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहते हैं। इसे समझने के लिए बर्फ के टुकड़े का उदाहरण लीजिए। अगर आप एक बर्फ के टुकड़े को ऐसे कमरे में रखें जहां तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है तो 25 डिग्री से 31 डिग्री तक पहुंचने पर भी बर्फ नहीं पिघलेगी। लेकिन जैसे ही तापमान 31 से 32 डिग्री होगा, बर्फ अचानक पिघलने लगेगी। क्या उस आखिरी 1 डिग्री ने ही चमत्कार किया? नहीं, यह उन पिछले 7-8 डिग्री की मेहनत थी जो स्टोर हो रही थी। ठीक वैसे ही आपकी मेहनत बेकार नहीं जा रही है, आप बस अपनी क्षमता को स्टोर कर रहे हैं। जिस दिन नतीजे दिखेंगे, लोग उसे किस्मत या रातों रात मिली सफलता कहेंगे, लेकिन वह आपके उस समय की मेहनत होगी जब कोई आपको देख नहीं रहा था। लक्ष्य नहीं, सिस्टम बदलिए। फॉरगेट गोल्स, फोकस ऑन सिस्टम्स। लेखक एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, विजेताओं, विनर्स, और हारने वालों, लूजर्स के लक्ष्य एक ही होते हैं। हर खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीतना चाहता है, हर उम्मीदवार नौकरी पाना चाहता है। तो फिर फर्क कहाँ आता है? फर्क आता है उनके सिस्टम में। लक्ष्य वह मंजिल है जिसे आप पाना चाहते हैं, लेकिन सिस्टम वह रास्ता है जिस पर आप रोज चलते हैं। अगर आप अपना लक्ष्य पूरी तरह भूल जाएं और सिर्फ अपने सिस्टम, रोजाना की आदतों को सुधारने पर ध्यान दें तो भी आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। एक कोच का लक्ष्य मैच जीतना हो सकता है, लेकिन उसका सिस्टम यह है कि वह अपने खिलाड़ियों को रोज कैसे प्रैक्टिस कराता है। अगर सिस्टम मजबूत है तो जीत अपने आप मिल जाएगी। चलिए अगले अध्याय में प्रवेश करते हैं। चैप्टर 2, आपकी आदतें आपकी पहचान कैसे बनाती हैं, हाउ योर हैबिट्स शेप योर आइडेंटिटी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग अपनी बुरी आदतों को आसानी से छोड़ देते हैं, जबकि बाकी लोग बार बार कोशिश करने के बाद भी वहीं खड़े रहते हैं? जेम्स क्लियर कहते हैं कि इसका कारण यह नहीं है कि आपकी विल पावर, इच्छा शक्ति कम है, बल्कि कारण यह है कि आप गलत चीज को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम समझेंगे द 3 लेयर्स ऑफ बिहेवियर चेंज, यानी व्यवहार बदलने की 3 परतों के बारे में। 1, आउटकम, प्रोसेस और आइडेंटिटी का अंतर। लेखक बदलाव को 3 सर्कल्स में बांटते हैं। पहला घेरा है आउटकम चेंज, ये सबसे बाहरी परत है। यहाँ आपका फोकस नतीजों पर होता है, जैसे मुझे वजन कम करना है या मुझे बुक पब्लिश करनी है।
दूसरा घेरा है प्रोसेस चेंज। यहाँ आपका फोकस अपने सिस्टम और रूटीन पर होता है, जैसे मैं रोज जिम जाऊंगा या मैं रोज सुबह 5 बजे उठूंगा। तीसरा और सबसे गहरा घेरा है आइडेंटिटी चेंज। ये सबसे महत्वपूर्ण है। यह आपकी मान्यताओं, बिलीफ्स, आपकी खुद की इमेज और आपके वर्ल्ड व्यू के बारे में है। ज़्यादातर लोग आउटकम बेस्ड हैबिट्स बनाने की गलती करते हैं। वे उस चीज़ पर ध्यान देते हैं जिसे वे पाना चाहते हैं, लेकिन सफल लोग आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स बनाते हैं। वे उस इंसान पर ध्यान देते हैं जो वे बनना चाहते हैं। एक दिलचस्प उदाहरण, एन इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। 2 लोग सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब उन्हें सिगरेट ऑफर की जाती है तो पहला व्यक्ति कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू क्विट। सुनने में ये सही लगता है, लेकिन वह अभी भी खुद को एक स्मोकर ही मान रहा है जो कुछ बदलने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरा व्यक्ति कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं स्मोकर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ स्मोकर। यह एक बहुत बड़ा अंतर है। उसने अपनी आइडेंटिटी बदल ली है। अब सिगरेट न पीना उसकी नई पहचान का हिस्सा है। आपकी आदतें आपकी पहचान का प्रमाण हैं। हैबिट्स एज एविडेंस। आपकी पहचान रातों रात नहीं बनती। आपकी हर एक क्रिया, एक्शन आपकी पहचान के लिए एक वोट की तरह है। अगर आप रोज एक पेज लिखते हैं तो आप एक राइटर की पहचान को वोट दे रहे हैं। अगर आप रोज वर्कआउट करते हैं तो आप एक एथलीट की पहचान को वोट दे रहे हैं। लेखक कहते हैं कि एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू बिकम। जितनी बार आप किसी छोटी आदत को दोहराते हैं, आप अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को सबूत दे रहे होते हैं कि हाँ, मैं ऐसा ही इंसान हूँ। आइडेंटिटी बदलने का 2 चरणीय फॉर्मूला, द 2 स्टेप प्रोसेस। तय करें कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं। डिसाइड द टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू बी। छोटी छोटी जीतों, स्मॉल विंस के साथ इसे खुद को साबित करें। अगर आप एक हेल्दी इंसान बनना चाहते हैं तो खुद से पूछिए, एक हेल्दी इंसान इस स्थिति में क्या करेगा? क्या वो पैदल जाएगा या कैब लेगा? जब आप एक हेल्दी इंसान की तरह सोचना और एक्ट करना शुरू करते हैं तो आपकी आदतें अपने आप अलाइन हो जाती हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन ऑफ चैप्टर 2। दोस्तों, असली बदलाव नतीजों में नहीं बल्कि पहचान में होता है। अपनी आदतों को सुधारने का सबसे प्रभावी तरीका यह नहीं है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, बल्कि यह है कि आप कौन बनना चाहते हैं। याद रखिए, लक्ष्य किताब पढ़ना नहीं है बल्कि एक रीडर बनना है। लक्ष्य मैराथन दौड़ना नहीं है बल्कि एक रनर बनना है। चैप्टर 3, बेहतर आदतें बनाने के 4 आसान कदम, हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट्स इन 4 सिंपल स्टेप्स। दोस्तों, पिछले चैप्टर्स में हमने समझा कि कैसे छोटी आदतें हमारी आइडेंटिटी को रीशेप करती हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर हमारा दिमाग किसी आदत को ऑटो पायलट मोड पर कैसे डाल देता है? क्यों कुछ चीज़ें हम बिना सोचे समझे करने लगते हैं? जेम्स क्लियर इस चैप्टर में हमें द साइंस ऑफ हाउ हैबिट्स वर्क समझाते हैं। वे कहते हैं कि आदतें असल में हमारे दिमाग द्वारा खोजे गए वो सॉल्यूशंस हैं जो हमारी लाइफ की रोज़ाना की समस्याओं, प्रॉब्लम्स को हल करते हैं। द हैबिट लूप, आदत का चक्र। 1890 के दशक में एडवर्ड थॉर्नडाइक नाम के एक मनोवैज्ञानिक ने बिल्लियों पर एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिससे पता चला कि कोई भी व्यवहार, बिहेवियर अगर सेटिस्फाइंग रिजल्ट देता है तो दिमाग उसे दोहराता है। जेम्स क्लियर ने इस पूरी प्रक्रिया को 4 आसान स्टेप्स में बांटा है, जिसे हम द हैबिट लूप कहते हैं। क्यू, संकेत, ये वह ट्रिगर है जो आपके दिमाग को ये बताता है कि कोई रिवॉर्ड इंसेंटिव आसपास है। यह एक महक हो सकती है, एक आवाज़ हो सकती है, या फ़ोन की स्क्रीन की लाइट। यह आपके दिमाग को प्रेडिक्ट करने पर मजबूर करता है। क्रेविंग, तड़प, ये लूप का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिना मोटिवेशन या इच्छा के हम कोई काम नहीं करते। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि आपको आदत की नहीं बल्कि उस आदत से मिलने वाले बदलाव की क्रेविंग होती है। आपको सिगरेट की क्रेविंग नहीं होती बल्कि उससे मिलने वाले रिलैक्सेशन की क्रेविंग होती है। रिस्पॉन्स प्रक्रिया, ये वह वास्तविक एक्शन या विचार है जो आप करते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास कितनी एबिलिटी है और उस काम को करने में कितना घर्षण, फ्रिक्शन है। रिवॉर्ड, इनाम, ये हर आदत का अल्टीमेट गोल है। रिवॉर्ड के 2 काम होते हैं। पहला, ये हमें संतुष्टि, सैटिस्फैक्शन देता है, और दूसरा, ये हमारे दिमाग को सिखाता है कि कौन सा एक्शन भविष्य में याद रखने लायक है। द प्रॉब्लम फेज एंड द सोल्यूशन फेज। लेखक इस पूरे चक्र को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। द प्रॉब्लम फेज, इसमें क्यू और क्रेविंग आते हैं। यहाँ आपको महसूस होता है कि कुछ कमी है या कुछ बदलने की ज़रूरत है। द सोल्यूशन फेज, इसमें रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड आते हैं। यहाँ आप कदम उठाते हैं और उस कमी को पूरा करके संतुष्टि हासिल करते हैं। शो अ साइकिल डायग्राम विद क्यू योजक चिन्ह ग्रेटर दैन क्रेविंग योजक चिन्ह ग्रेटर दैन रिस्पॉन्स योजक चिन्ह ग्रेटर दैन रिवॉर्ड। द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। इन 4 स्टेप्स के आधार पर जेम्स क्लियर ने 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज बनाए हैं, जो इस पूरी किताब की जान है। क्यू के लिए नियम है, मेक इट ऑब्वियस, इसे स्पष्ट बनाएं।
क्रेविंग के लिए नियम है मेक इट अट्रैक्टिव, इसे आकर्षक बनाएं। रिस्पॉन्स के लिए नियम है मेक इट ईजी, इसे आसान बनाएं। रिवॉर्ड के लिए नियम है मेक इट सैटिस्फाइंग, इसे संतोषजनक बनाएं। अगर आप अपनी किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो बस इन नियमों को उल्टा इन्वर्ट कर दीजिए, इसे इनविजिबल, अनअट्रैक्टिव, डिफिकल्ट और अनसैटिस्फाइंग बना दीजिए। दोस्तों, आदतों का विज्ञान समझना सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं है, बल्कि यह आपके हाथ में अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल लेने जैसा है। जब आप अपने क्यू को कंट्रोल करना सीख जाते हैं और अपने रिवॉर्ड्स को सही दिशा देते हैं तो सफलता कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सिस्टमैटिक आउटकम बन जाती है। चैप्टर 4, वह आदमी जिसे कुछ गलत लगा, द मैन हु डिडंट लुक राइट। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बिना किसी कोशिश के कुछ काम बिल्कुल सही समय पर कर लेते हैं? जेम्स क्लियर इस चैप्टर की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से करते हैं। एक महिला जो सालों से पैरामेडिक रही थी, अपने ससुर फादर इन लॉ को देखती है और तुरंत कहती है, आपको अभी हॉस्पिटल जाना चाहिए। उनके ससुर को कोई दर्द नहीं था, वे बिल्कुल ठीक महसूस कर रहे थे। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के कुछ ही घंटों बाद पता चला कि उनकी हार्ट की एक मुख्य आर्टरी ब्लॉक थी और उन्हें हार्ट अटैक आने वाला था। उस महिला को कैसे पता चला? उसे खुद भी नहीं पता था। असल में उसके दिमाग ने चेहरे के हाव भाव और स्किन के टेक्सचर में उन सूक्ष्म बदलावों, सटल चेंजेस को पहचान लिया था जिन्हें वह सालों से मरीजों में देखती आ रही थी। ये है द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। हमारा दिमाग एक पैटर्न रिकॉग्निशन मशीन है। हैबिट्स, द ऑटोमेटिक सॉल्यूशंस। लेखक कहते हैं कि जब हम किसी काम को बार बार करते हैं तो हमारा दिमाग उस स्थिति से जुड़े क्यूज संकेतों को पहचानना सीख जाता है। धीरे धीरे ये संकेत इतने गहरे हो जाते हैं कि हमारा चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, उन्हें नोटिस करना बंद कर देता है और हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, उन्हें ऑटो पायलट पर चलाने लगता है। यही कारण है कि आप बिना सोचे अपने घर का स्विच ढूंढ लेते हैं या कार चलाते वक्त गियर बदल लेते हैं। लेकिन इस ऑटोमेटिसिटी का एक नुकसान भी है। हम अपनी बुरी आदतों को भी बिना सोचे समझे करने लगते हैं। जैसे ही हम सोफे पर बैठते हैं, बिना सोचे हमारा हाथ रिमोट या फ़ोन की तरफ चला जाता है। द हैबिट स्कोरकार्ड, अपनी आदतों का हिसाब। बुरी आदतों को बदलने के लिए सबसे पहले हमें उनके प्रति अवेयर, जागरूक होना होगा। लेखक हमें एक बहुत ही पावरफुल तकनीक देते हैं जिसे वे द हैबिट स्कोरकार्ड कहते हैं। यह एक सिंपल लिस्ट है जहां आप अपनी सुबह से रात तक की सभी आदतों को लिखते हैं। उदाहरण के लिए, जागना, फ़ोन चेक करना बुरी आदत, ब्रश करना अच्छी आदत, जोड़, कॉफ़ी पीना तटस्थ न्यूट्रल, स्माइली फेस। आपको बस अपनी हर आदत के सामने जोड़, पॉजिटिव, नेगेटिव या इक्वल्स, न्यूट्रल का निशान लगाना है। इशारा करना और बोलना। जापान की रेलवे प्रणाली दुनिया में सबसे सुरक्षित मानी जाती है क्योंकि वहाँ के ड्राइवर्स पॉइंटिंग एंड कॉलिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। वे हर सिग्नल को देखकर उसकी तरफ इशारा करते हैं और जोर से बोलते हैं जैसे सिग्नल हरा है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमें अपनी आदतों के साथ भी यही करना चाहिए। अगर आप अपनी डाइट सुधारना चाहते हैं और आपके सामने एक कुकी आती है तो जोर से बोलें, मैं ये कुकी खाने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है और यह मेरा वज़न बढ़ाएगी। जब आप किसी चीज़ को जोर से बोलते हैं तो आप उसे अपने नॉन कॉन्शियस हैबिट से निकालकर कॉन्शियस अवेयरनेस में ले आते हैं। इससे आपकी इच्छा, क्रेविंग पर आपका कंट्रोल बढ़ जाता है। दोस्तों, किसी भी बदलाव की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। आप उस चीज़ को नहीं सुधार सकते जिसे आप देख ही नहीं पा रहे। आज ही अपना हैबिट स्कोरकार्ड बनाइए और अपनी आदतों को निष्पक्ष होकर ऑब्जेक्टिवली देखिए। याद रखिए, पहला कदम यह नहीं है कि आप कुछ बदलें, बल्कि यह है कि आप केवल ये नोटिस करें कि आप असल में कर क्या रहे हैं। चैप्टर 5, नई आदत शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका, द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट। दोस्तों, हम अक्सर कहते हैं कि मैं कल से वर्कआउट शुरू करूंगा या मैं जल्द ही हेल्दी खाना शुरू करूंगा। लेकिन सच तो यह है कि कल कभी नहीं आता। हम वेट करते हैं मोटिवेशन का। हमें लगता है कि जब अंदर से इच्छा होगी तब हम काम शुरू करेंगे। लेकिन जेम्स क्लियर इस चैप्टर में एक बहुत ही कड़वा सच बताते हैं। वे कहते हैं कि मोटिवेशन इज ओवररेटेड, एनवायरनमेंट ऑफन मैटर्स मोर। लोगों को लगता है कि उनमें प्रेरणा, इंस्पिरेशन की कमी है, लेकिन असल में उनमें क्लैरिटी, स्पष्टता की कमी होती है। वे ये तय नहीं कर पाते कि उन्हें कब और कहाँ एक्शन लेना है। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस, कार्यान्वयन इरादा। सैकड़ों रिसर्च और स्टडीज़ के बाद एक तकनीक सामने आई है जिसे इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस कहा जाता है। इसका मतलब है एक स्पेसिफिक प्लान बनाना कि आप अपनी नई आदत को कब और कहाँ परफॉर्म करेंगे। ज़्यादातर लोग एक वेग लक्ष्य बनाते हैं, जैसे मैं ज़्यादा एक्सरसाइज करूँगा। ये काम नहीं करता। इसकी जगह आपको एक क्लियर फॉर्मूला फॉलो करना चाहिए। आई विल बिहेवियर एट टाइम इन लोकेशन। मैं समय पर, जगह में व्यवहार करूँगा। उदाहरण के लिए, मैं शाम को 6 बजे अपने लिविंग रूम में 20 मिनट योग करूँगा।
जब आप समय और स्थान टाइम एंड प्लेस को फिक्स कर देते हैं तो आप अपने दिमाग को एक स्पेसिफिक क्यू दे देते हैं। अब आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, बस घड़ी की सुई का उस समय पर पहुंचना ही आपके लिए एक्शन लेने का सिग्नल बन जाएगा। हैबिट स्टैकिंग, आदतों का ढेर लगाना। अगर आप ऊपर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो जेम्स क्लियर एक और भी पावरफुल तकनीक देते हैं जिसे वे हैबिट स्टैकिंग कहते हैं। इसका श्रेय स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर BJ फॉग को जाता है। हमारा दिमाग पहले से ही कई आदतों को ऑटो पायलट पर चला रहा होता है, जैसे ब्रश करना, कॉफ़ी बनाना या नहाना। हैबिट स्टैकिंग का मतलब है कि अपनी नई आदत को अपनी किसी पुरानी और मजबूत आदत के साथ जोड़ देना। इसका फॉर्मूला है आफ्टर करंट हैबिट आई विल न्यू हैबिट। इस पुरानी आदत के बाद मैं नई आदत करूँगा। उदाहरण के लिए सुबह की कॉफ़ी बनाने के बाद मैं 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करूँगा। ऑफिस से घर आने के बाद मैं तुरंत अपने जिम के कपड़े पहनूंगा। यहाँ आपकी पुरानी आदत कॉफ़ी बनाना नए व्यवहार मेडिटेशन के लिए एक नेचुरल क्यू का काम करती है। ये तकनीक बहुत असरदार है क्योंकि आपको अपनी दिनचर्या में कोई बड़ा बदलाव नहीं करना पड़ता, बस एक छोटी सी कड़ी जोड़नी पड़ती है। द पावर ऑफ स्पेसिफिसिटी, स्पष्टता की शक्ति। लेखक कहते हैं कि कई लोग अपनी पूरी जिंदगी उस सही समय के इंतजार में गुजार देते हैं जब उन्हें प्रेरित महसूस होगा, लेकिन सफल लोग वेट नहीं करते, वे अपना शेड्यूल डिज़ाइन करते हैं। जब आपका प्लान स्पेसिफिक होता है तो आपके पास टालमटोल करने की जगह नहीं बचती। आपको सोचना नहीं पड़ता कि आज मैं क्या करूं या क्या मुझे अभी करना चाहिए। आपका सिस्टम आपके लिए फैसला ले चुका होता है। जेम्स क्लियर का मानना है कि आपका लक्ष्य अपनी इच्छाशक्ति विल पावर पर निर्भर रहना नहीं, बल्कि उसे कम से कम इस्तेमाल करना होना चाहिए। दोस्तों, इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यह है कि अपनी नई आदतों को अपनी लाइफ के शेड्यूल में फिट कीजिए, न कि उनके लिए खाली समय का इंतजार कीजिए। इम्प्लीमेंटेशन, इंटेंशंस और हैबिट स्टैकिंग, ये 2 ऐसे हथियार हैं जो आपकी धुंधली इच्छाओं को ठोस हकीकत, सॉलिड रियलिटी में बदल सकते हैं। आज ही अपनी एक नई आदत चुनें और उसे अपनी किसी पुरानी आदत के साथ स्टैक करें। चैप्टर 6, मोटिवेशन को कम समझें, वातावरण अधिक मायने रखता है। मोटिवेशन इज ओवररेटेड, एनवायरनमेंट ऑफन मैटर्स मोर। दोस्तों, हम अक्सर खुद को कोसते हैं कि मुझ में अनुशासन, डिसिप्लिन की कमी है, या मैं उतना मोटिवेटेड नहीं हूँ जितना फलां व्यक्ति है। हमें लगता है कि सफलता का सीधा संबंध हमारी इंटरनल विल पावर से है, लेकिन जेम्स क्लियर इस चैप्टर में एक चौंकाने वाला सच बताते हैं। वे कहते हैं कि आपकी आदतें आपकी इच्छाशक्ति से उतनी प्रभावित नहीं होती जितनी आपके आसपास के एनवायरनमेंट यानी वातावरण से होती हैं। लेखक एनी थॉर्नडाइक की एक मशहूर स्टडी का जिक्र करते हैं जिसे चॉइस आर्किटेक्चर कहा जाता है। उन्होंने अस्पताल के कैफेटेरिया में लोगों को मोटिवेट किए बिना केवल चीज़ों की जगह बदलकर उनकी आदतों को बदल दिया। जब कैश काउंटर के पास सोडा के बजाय पानी की बोतलें रखी गईं, तो लोगों ने अनजाने में पानी पीना शुरू कर दिया। यहाँ किसी ने सोच समझकर चुनाव नहीं किया था, बल्कि उनके विजुअल क्यूज बदल गए थे। द पावर ऑफ विजुअल क्यूज, दृश्य संकेतों की शक्ति। इंसानी दिमाग एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन है और हमारी सबसे बड़ी सेंस विजन यानी दृष्टि है। हमारे दिमाग के लगभग 50% हिस्से का उपयोग केवल विजुअल डेटा को समझने में होता है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि स्मॉल चेंजेस इन व्हाट यू सी कैन लीड टू अ बिग शिफ्ट इन व्हाट यू डू। अगर आप चाहते हैं कि कोई आदत आपकी लाइफ का हिस्सा बने, तो उसके संकेत क्यूज को अपने वातावरण में ऑब्वियस यानी स्पष्ट बना दें। अगर आप पानी ज़्यादा पीना चाहते हैं तो सुबह ही घर के हर कमरे में पानी की एक बोतल भरकर रख दें। अगर आप रात को गिटार बजाना सीखना चाहते हैं तो उसे अलमारी में छिपाने के बजाय अपने लिविंग रूम के बीचों बीच स्टैंड पर रख दें। याद रखिए, जो चीज़ नज़र से ओझल होती है आउट ऑफ साइट, वह दिमाग से भी ओझल हो जाती है आउट ऑफ माइंड। कॉन्टेक्स्ट इज द सीक्रेट ट्रिगर, संदर्भ ही असली ट्रिगर है। हमारा दिमाग किसी चीज़ को केवल एक ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं देखता, बल्कि उसे एक कॉन्टेक्स्ट या रिश्ते के रूप में देखता है। आपका सोफा केवल बैठने की जगह नहीं है, आपके दिमाग के लिए वह टीवी देखने और चिप्स खाने का एक संकेत है। आपका बिस्तर केवल सोने की जगह नहीं, बल्कि फ़ोन स्क्रॉल करने का एक अड्डा बन चुका है। लेखक यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह देते हैं, 1 स्पेस 1 यूज़, एक जगह एक काम। अगर आप एक नई आदत शुरू करना चाहते हैं तो उसे एक नए स्थान या नए संदर्भ, न्यू कॉन्टेक्स्ट के साथ जोड़ें। कोशिश करें कि आप अपने काम की टेबल पर खाना न खाएं और अपने बिस्तर पर बैठकर ऑफिस का काम न करें। जब आप एक ही जगह पर कई काम करते हैं तो आपकी आदतें आपस में टकराती हैं, कॉग्निटिव फ्रिक्शन, जिससे फोकस करना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन जब आप हर काम के लिए एक डेडिकेटेड स्पेस बनाते हैं तो उस जगह पर बैठते ही आपका दिमाग अपने आप उस मोड में चला जाता है। बी द आर्किटेक्ट नॉट द विक्टिम, वातावरण के वास्तुकार बने। ज़्यादातर लोग एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो दूसरों ने उनके लिए डिज़ाइन की है, चाहे वह मोबाइल ऐप्स के नोटिफिकेशन हो या सुपरमार्केट की शेल्व्स। लेकिन एक सफल इंसान अपने वातावरण का आर्किटेक्ट खुद बनता है।
अगर आप बुरी आदतों से बचना चाहते हैं तो संघर्ष करने के बजाय उस आदत के संकेत को इनविजिबल कर दें। अगर आप काम के वक्त फ़ोन ज़्यादा चलाते हैं तो उसे दूसरे कमरे में रखें। जेम्स क्लियर का मानना है कि सेल्फ कंट्रोल इज अ शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी, नॉट अ लॉन्ग टर्म वन। आप अपनी इच्छा शक्ति के दम पर 1-2 बार प्रलोभन टेम्पटेशन से बच सकते हैं, लेकिन हर बार नहीं। लंबे समय के लिए आपको अपना वातावरण ऐसा बनाना होगा जहां अच्छी आदतें आसान हो और बुरी आदतें कठिन। दोस्तों, इस चैप्टर का सबसे बड़ा सार यह है कि आपको सुपरह्यूमन बनने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक बेहतर डिज़ाइनर बनने की ज़रूरत है। जब आप अपने वातावरण को अपनी आदतों के अनुकूल फेवरेबल बना लेते हैं तो प्रोग्रेस अपने आप होने लगती है। याद रखिए, आदत एक फूल की तरह है और वातावरण उसकी मिट्टी। अगर मिट्टी उपजाऊ होगी तो फूल अपने आप खिलेगा। चैप्टर 7, आत्मनियंत्रण का रहस्य, द सीक्रेट टू सेल्फ कंट्रोल। दोस्तों, आपने अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा जो सुबह 4 बजे उठते हैं, रोज वर्कआउट करते हैं और हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं। हम उन्हें देखकर सोचते हैं, काश मेरे पास भी इतनी विल पावर, इच्छा शक्ति होती। हमें लगता है कि वे लोग किसी सुपरह्यूमन मिट्टी के बने हैं और उनमें गजब का सेल्फ डिसिप्लिन है। लेकिन जेम्स क्लियर इस चैप्टर में एक बहुत ही कड़वा लेकिन आज़ाद कर देने वाला सच बताते हैं। वे कहते हैं कि डिसिप्लिन्ड लोग आपसे अलग नहीं हैं, वे बस अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से स्ट्रक्चर करना जानते हैं। रिसर्च से पता चला है कि जिन लोगों में सबसे ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल होता है वे असल में अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल सबसे कम करते हैं। द मिथ ऑफ विल पावर, इच्छा शक्ति का भ्रम। जेम्स क्लियर वियतनाम वॉर का एक उदाहरण देते हैं। युद्ध के दौरान करीब 15% अमेरिकी सैनिक हेरोइन के आदी हो गए थे। सरकार को डर था कि जब ये सैनिक वापस आएंगे तो देश में नशे की महामारी फैल जाएगी। लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि जब वे सैनिक घर वापस आए तो उनमें से 90% ने बिना किसी रिहैब के नशा छोड़ दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनका एनवायरनमेंट बदल गया था। वियतनाम में वे जिस तनाव, दोस्तों और संकेतों क्यूज के बीच थे, वे सब हेरोइन लेने के लिए ट्रिगर थे। जैसे ही वे वापस अपने घर आए वो सारे ट्रिगर्स गायब हो गए। ये हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है। आप अपनी बुरी आदतों को अपनी इच्छा शक्ति से नहीं जीत सकते, आप उन्हें अपने वातावरण को बदलकर जीत सकते हैं। सेल्फ कंट्रोल एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी है, लॉन्ग टर्म नहीं। क्यू इंड्यूस्ड वांटिंग, संकेत से पैदा होने वाली चाहत। एक बार जब आपके दिमाग में कोई आदत दर्ज अनकोड हो जाती है तो उसे पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता। आपका दिमाग उस क्यू को हमेशा याद रखता है। जैसे ही आप उस संकेत को देखते हैं आपके भीतर क्रेविंग जाग उठती है। लेखक कहते हैं कि यू कैन ब्रेक अ हैबिट बट यू आर अनलाइकली टू फॉरगेट इट। अगर आप जंक फूड छोड़ना चाहते हैं तो किचन में रखे चिप्स के पैकेट को देखकर खुद को रोकना बहुत मुश्किल होगा। आपकी इच्छा शक्ति एक बैटरी की तरह है, दिन भर के फैसलों और तनाव के बाद वह खत्म हो जाती है। रात होते होते जब आपकी विल पावर कम होती है तो आप उसी बुरी आदत के शिकार हो जाते हैं जिसे आप छोड़ना चाहते थे। द इनवर्स ऑफ द फर्स्ट लॉ, बुरी आदत को कैसे रोकें। हमने पहले नियम में सीखा था कि अच्छी आदतों को ऑब्वियस, स्पष्ट बनाना है, लेकिन बुरी आदतों के लिए इसका उल्टा करना होगा, मेक इट इनविजिबल, इसे अदृश्य बना दें। जेम्स क्लियर के अनुसार द मोस्ट प्रैक्टिकल वे टू एलिमिनेट अ बैड हैबिट इज टू रिड्यूस एक्सपोजर टू द क्यू दैट कॉजेज इट। बुरी आदत को खत्म करने का सबसे व्यवहारिक तरीका यह है कि उस संकेत से खुद को दूर कर लें जो उस आदत को पैदा करता है। अगर आप बार बार फ़ोन चेक करते हैं तो उसे कुछ घंटों के लिए दूसरे कमरे में रख दें। अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं तो शॉपिंग ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दें। अगर आपको लगता है कि आप काम नहीं कर पा रहे तो अपने टीवी को अलमारी में बंद कर दें। दोस्तों, इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज यह है कि सेल्फ कंट्रोल का असली रहस्य बचना, अवॉइडेंस है, न कि लड़ना, रेजिस्टेंस। सफल लोग अपनी लाइफ को ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि उन्हें बार बार अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल न करना पड़े। वे लालच से लड़ते नहीं हैं, वे लालच को अपनी आंखों के सामने से हटा देते हैं। याद रखिए, इट इज़ ईजियर टू अवॉइड टेम्पटेशन देन टू रेजिस्ट इट। प्रलोभन से बचना उसे रोकने से कहीं ज़्यादा आसान है। चेक मार्क चैप्टर 8, किसी आदत को अनूठा कैसे बनाएं, हाउ टू मेक अ हैबिट इरिजिस्टिबल। दोस्तों, पिछले चैप्टर्स में हमने सीखा कि आदतों को विजिबल कैसे बनाया जाए, लेकिन क्या सिर्फ किसी चीज़ का सामने होना काफ़ी है? बिल्कुल नहीं, हमें उस काम को करने की एक ठोस इच्छा भी चाहिए। जेम्स क्लियर इस चैप्टर में व्यवहार परिवर्तन के सेकंड लॉ की बात करते हैं, जो है मेक इट अट्रैक्टिव, इसे आकर्षक बनाएं। लेखक कहते हैं कि कोई भी आदत जितनी आकर्षक होगी उसके दोहराए जाने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। लेकिन सवाल यह है कि हम किसी मुश्किल काम को, जैसे कि पढ़ाई करना या वर्कआउट करना, सोशल मीडिया चलाने जितना मज़ेदार कैसे बना सकते हैं? इसका जवाब हमारे दिमाग के एक खास केमिकल में छिपा है जिसे डोपामाइन कहते हैं। द डोपामाइन ड्रिवन फीडबैक लूप, डोपामाइन का खेल। वैज्ञानिकों ने दशकों तक ये माना कि डोपामाइन केवल प्लेजर यानी आनंद का केमिकल है।
लेकिन अब हम जानते हैं कि डोपामाइन सिर्फ आनंद मिलने पर नहीं, बल्कि उसकी एंटिसिपेशन, पूर्वानुमान या उम्मीद में भी निकलता है। जब आप किसी चीज़ की चाहत रखते हैं तो आपका दिमाग डोपामाइन का एक स्पाइक छोड़ता है, जो आपको उस काम को करने के लिए प्रेरित करता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, इट इज़ द क्रेविंग नॉट द फुलफिलमेंट दैट ड्राइव्स अस टू एक्ट। ये हमारी तड़प है, न कि उसकी पूर्ति, जो हमें काम करने पर मजबूर करती है। जुआ खेलने वाले को पैसे जीतने से जितनी खुशी मिलती है, उससे कहीं ज़्यादा डोपामाइन उसके दिमाग में तब बनता है जब वह दांव लगा रहा होता है। टेम्पटेशन बंडलिंग, मज़े और ज़रूरत का मेल। अब सवाल यह है कि इस डोपामाइन का इस्तेमाल हम अच्छी आदतें बनाने में कैसे करें। इसके लिए लेखक एक बहुत ही प्रैक्टिकल तकनीक देते हैं जिसे टेम्पटेशन बंडलिंग कहा जाता है। इसका मतलब है उस काम को जो आपको करना चाहिए, नीड्स टू डू, उस काम के साथ जोड़ देना जिसे आप करना चाहते हैं, वांट्स टू डू। जेम्स क्लियर इसका एक अद्भुत उदाहरण देते हैं। आयरलैंड के एक इंजीनियरिंग छात्र रोनन बायरन को नेटफ्लिक्स देखना पसंद था, लेकिन वह जानता था कि उसे एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। उसने एक स्टेशनरी बाइक को अपने लैपटॉप से कनेक्ट किया और एक ऐसा प्रोग्राम लिखा जिससे नेटफ्लिक्स तभी चलेगा जब वह एक निश्चित गति स्पीड से पैडल मारेगा। उसने अपनी इच्छा को अपनी ज़रूरत के साथ बंडल कर दिया। इसका फॉर्मूला बहुत सरल है, आफ्टर हैबिट आई नीड आई विल हैबिट आई वांट। उस आदत के बाद जिसकी मुझे ज़रूरत है, मैं वह काम करूंगा जो मैं करना चाहता हूं। उदाहरण के लिए, जिम में वर्कआउट करने के बाद ही मैं अपना पसंदीदा शो देखूंगा। ऑफिस के 3 पेंडिंग ईमेल भेजने के बाद ही मैं इंस्टाग्राम चेक करूंगा। सुपरनॉर्मल स्टिम्युलाई, आधुनिक दुनिया का जाल। जेम्स क्लियर हमें आगाह भी करते हैं कि आज की कंपनियां हमारे दिमाग के साथ खेल रही हैं। वे सुपरनॉर्मल स्टिम्युलाई का इस्तेमाल करती हैं, जैसे कि जंक फूड में बहुत सारा शुगर और साल्ट डालना या सोशल मीडिया के एल्गोरिदम को ऐसा बनाना कि आपको हर पल लाइक्स की चाहत रहे। ये चीज़ें हमारी नेचुरल क्रेविंग को कई गुना बढ़ा देती हैं। अगर हमें इनसे मुकाबला करना है तो हमें अपनी अच्छी आदतों को भी अट्रैक्टिव बनाना ही होगा। जब आप अपनी अच्छी आदतों को रिवॉर्ड के साथ जोड़ते हैं तो आपका दिमाग उन्हें एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस के रूप में रजिस्टर कर लेता है। दोस्तों, इच्छा शक्ति से लड़ना छोड़िए और मनोविज्ञान साइकोलॉजी का सहारा लीजिए। अपने नीड को अपने वांट के साथ बंडल करें। जब आप अपनी ज़रूरी आदतों को अपनी पसंदीदा चीज़ों के साथ जोड़ देते हैं तो वे बोझ नहीं लगती, बल्कि वे एक अपॉर्चुनिटी बन जाती हैं। याद रखिए, आदत वही टिकती है जिसे करने में मज़ा आता है। चैप्टर 9, आदतों को आकार देने में परिवार और दोस्तों की भूमिका, द रोल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स इन शेपिंग योर हैबिट्स। दोस्तों, हम खुद को बहुत इंडिपेंडेंट समझते हैं। हमें लगता है कि हमारे फैसले, हमारी पसंद और हमारी आदतें पूरी तरह हमारी अपनी हैं। लेकिन जेम्स क्लियर इस चैप्टर में एक बहुत ही गहरी सच्चाई उजागर करते हैं। वे कहते हैं कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है और हम उस सोशल एनवायरनमेंट की उपज हैं जिसमें हम रहते हैं। हमारी आदतें अक्सर हमारे अकेलेपन की उपज नहीं होती, बल्कि वे हमारे सोशल सर्कल की नकल, इमिटेशन होती हैं। हम उन लोगों की तरह बनना चाहते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं या जिनके साथ हम रहते हैं। लेखक के अनुसार हम 3 तरह के समूहों, ग्रुप्स की आदतों को सबसे ज़्यादा अपनाते हैं, द क्लोज, द मैनी एंड द पावरफुल। 1. द क्लोज, करीबी लोग, परिवार और दोस्त। जेम्स क्लियर कहते हैं कि वी सोक अप द हैबिट्स ऑफ द पीपल अराउंड अस। जैसे एक स्पंज पानी को सोख लेता है, वैसे ही हम अपने करीबी लोगों की आदतों को सोख लेते हैं। अगर आपके सभी दोस्त फिट हैं और रोज़ वर्कआउट करते हैं तो इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है कि आप भी एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे। इसके उलट, अगर आपका सोशल सर्कल ऐसा है जहां हर कोई देर रात तक जागता है और जंक फूड खाता है, तो आपके लिए अपनी सेहत सुधारना एक बहुत बड़ी मेंटल चैलेंज बन जाएगा। हम अपनी पहचान को अपने कबीले, ट्राइब के साथ जोड़कर रखते हैं। 2. द मैनी, बहुमत, समाज और भीड़। जब हम ये तय नहीं कर पाते कि किसी स्थिति में कैसे व्यवहार करना है, तो हम भीड़ को देखते हैं। इसे साइकोलॉजी में सोशल प्रूफ कहा जाता है। हम वही करना चाहते हैं जो बाकी सब कर रहे हैं। अगर पूरी ऑफिस टीम सुबह जल्दी आकर काम शुरू करती है, तो आप भी धीरे धीरे उसी धर्रे पर आ जाएंगे। हमें भीड़ के खिलाफ जाने में डर लगता है क्योंकि हजारों सालों से हमारे दिमाग को ये सिखाया गया है कि समूह से अलग होने का मतलब है खतरा। इमेज, a group of people following a trend, showing the psychological pressure of fitting in. 3. The powerful, ताकतवर लोग, सफल और प्रभावशाली व्यक्ति। हम उन लोगों की आदतों की नकल करते हैं जिन्हें हम एडमायर करते हैं या जिनसे हम ईर्ष्या करते हैं। हम सफल लोगों जैसा स्टेटस और पावर चाहते हैं, इसलिए हम उनके जैसा व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई सफल बिजनेसमैन कहता है कि वह सुबह 5 बजे उठता है, तो लाखों लोग अचानक सुबह उठने की आदत डालने की कोशिश करने लगते हैं। द सीक्रेट टू बेटर हैबिट्स, सही ट्राइब का चुनाव। अब सवाल यह है कि हम इस सामाजिक दबाव, सोशल प्रेशर का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए कैसे करें।
जेम्स क्लियर एक बहुत ही शानदार सुझाव देते हैं। जॉइन अ कल्चर वेयर योर डिजायर्ड बिहेवियर इज द नॉर्मल बिहेवियर। एक ऐसे ग्रुप या कल्चर का हिस्सा बने जहां आपकी इच्छा वहां का सामान्य व्यवहार हो। अगर आप रीडिंग की आदत डालना चाहते हैं तो एक बुक क्लब ज्वाइन करें। वहां किताब पढ़ना कोई टास्क नहीं है, बल्कि वहां का नॉर्मल कल्चर है। जब आप ऐसे लोगों के बीच होते हैं जो पहले से ही वह काम कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं, तो वह आदत आपके लिए अट्रैक्टिव और आसान बन जाती है। दोस्तों, इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यह है कि आपकी संगति ही आपकी प्रगति तय करती है। अगर आप गलत लोगों के बीच रहकर सही आदतें बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप एक बहुत ही मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप सही ट्राइब का हिस्सा बनते हैं, आपकी आदतें बोझ नहीं रहती, बल्कि वे आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। याद रखिए, इफ यू वांट टू गो फास्ट, गो अलोन। इफ यू वांट टू गो फार, गो टुगेदर विद द राइट पीपल। चैप्टर 10, अपनी बुरी आदतों के कारणों को कैसे ढूंढें और ठीक करें। हाउ टू फाइंड एंड फिक्स द कॉजेज ऑफ योर बैड हैबिट्स। दोस्तों, पिछले चैप्टर्स में हमने बाहरी दुनिया और संगति की बात की, लेकिन आज हम अपने दिमाग के भीतर झांकेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग तनाव होने पर सिगरेट पीते हैं, जबकि कुछ लोग उसी तनाव में दौड़ने रनिंग निकल जाते हैं? आखिर एक ही भावना, इमोशन, दो अलग अलग आदतों को जन्म कैसे देती है? जेम्स क्लियर इस चैप्टर में एक बहुत ही प्रोफाउंड ट्रूथ, गहन सत्य बताते हैं। वे कहते हैं कि हमारी हर आदत के पीछे एक अंडरलाइंग मोटिव, यानी एक छिपा हुआ मकसद होता है। आपका दिमाग कभी भी खुद को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, वह तो बस आपकी किसी समस्या का एक इंस्टेंट सोल्यूशन ढूंढ रहा होता है। द रूट कॉज, आदतों की असली जड़। लेखक समझाते हैं कि हमारी आज की डिजिटल आदतें असल में हमारे प्राचीन पूर्वजों की पुरानी जरूरतों का नया रूप हैं। आप इंस्टाग्राम पर लाइक्स क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि आपका गहरा मोटिव है सोशल एक्सेप्टेंस, सामाजिक स्वीकृति। आप अनचाहे वीडियो गेम्स क्यों खेलते हैं? क्योंकि आप स्टेटस एंड विन, जीत और रुतबा महसूस करना चाहते हैं। आप अनहेल्दी फूड क्यों खाते हैं? क्योंकि आपका शरीर एनर्जी एंड सर्वाइवल के लिए प्रोग्राम्ड है। आपकी बुरी आदतें सिर्फ एक रिस्पॉन्स हैं। आपका दिमाग इन प्राचीन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आज के आधुनिक टूल्स का गलत इस्तेमाल कर रहा है। जब आप ये समझ जाते हैं तो आप खुद को कोसना बंद कर देते हैं और अपनी आदतों को एक इंजीनियर की नज़र से देखने लगते हैं। माइंडसेट शिफ्ट, हैव टू बनाम गेट टू। जेम्स क्लियर एक बहुत ही पावरफुल तकनीक बताते हैं जिसे रिफ्रेमिंग योर हैबिट्स कहा जाता है। हम अपनी आदतों के बारे में जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं वह हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बहुत गहरे तरीके से प्रभावित करती है। ज़्यादातर लोग कहते हैं, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, आई हैव टू वेक अप अर्ली, या मुझे ऑफिस के लिए प्रेजेंटेशन तैयार करनी पड़ती है। यहाँ हैव टू शब्द एक बोझ और मजबूरी की भावना पैदा करता है, जिससे आपका दिमाग उस काम से दूर भागने लगता है। लेखक सुझाव देते हैं कि हैव टू को गेट टू, अवसर मिलना, से बदल दें। यह मत कहिए कि मुझे वर्कआउट करना पड़ता है, बल्कि कहिए मुझे अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वर्कआउट करने का मौका मिलता है। यह मत कहिए कि मुझे खाना बनाना पड़ता है, बल्कि कहिए मुझे अपने परिवार को पोषण देने का अवसर मिलता है। ये केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। यह आपकी आदतों को एक सजा से बदलकर एक वरदान बना देता है। जब आप फायदे पर फोकस करते हैं तो आदत अपने आप अट्रैक्टिव बन जाती है। द मोटिवेशन रिचुअल, प्रेरणा का शॉर्टकट। क्या होगा अगर आप किसी भी बोरिंग काम को करने से पहले खुद को डोपामिन हाई दे सकें? जेम्स क्लियर एक मोटिवेशन रिचुअल बनाने की सलाह देते हैं। इसका मतलब है कि अपनी किसी बहुत पसंदीदा चीज़ को उस काम के साथ जोड़ दें जिसे आप कठिन समझते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको काम पर फोकस करने में दिक्कत होती है तो हर बार डेस्क पर बैठने से पहले अपनी पसंदीदा ड्रिंक पिएं या अपना पसंदीदा गाना सुनें। धीरे धीरे आपका दिमाग उस गाने या ड्रिंक को फोकस के साथ जोड़ देगा। भविष्य में जैसे ही आप वह गाना सुनेंगे, आपका दिमाग अपने आप प्रोडक्टिव मोड में चला जाएगा। इसे साइकोलॉजी में एसोसिएशन कहते हैं। दोस्तों, बुरी आदतें आपकी दुश्मन नहीं हैं, वे आपके दिमाग की गलत दिशा में की गई कोशिशें हैं। अपनी आदतों को क्यों कर रहे हैं, उस कारण को पहचानिए। जब आप अपने नजरिए को बदलते हैं तो आप अपनी आदतों के मालिक बन जाते हैं, गुलाम नहीं। याद रखिए, इफ यू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, द थिंग्स यू लुक एट चेंज। ये था एटॉमिक हैबिट्स का पहला भाग। हमने सीखा कि छोटी छोटी आदतें कैसे बड़ी सफलता की नींव बनती हैं। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें ताकि ऐसी नॉलेज और लोगों तक पहुंचे। इस वीडियो को शेयर करें उस इंसान के साथ जो अपनी ज़िंदगी बदलना चाहता है, और सब्सक्राइब करें इंटरनल ऑडियो ज्ञान को, क्योंकि आगे आने वाला पार्ट 2 आपकी सोच बदल देगा। थैंक यू।